तो काशी का कायाकल्प, ये बात जितनी आसान लगती है वो आसान है नहीं। चुनौतियां बहुत बड़ी है क्योंकि धार्मिक सांस्कृतिक विरासत को संजोना भी है, उसे संवारना भी है, उसे निखारना भी है। क्या कुछ मुश्किलें कानून व्यवस्था के मद्देनजर सामने निकल कर आती हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सीपी वाराणसी मोहित अग्रवाल जी, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सर प्लीज स्टेज पर आए। बहुत बहुत स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। साथ ही हम मंच पर आमंत्रित करेंगे एडीजी वाराणसी जोन पीयूष मोडिया जी का। सर प्लीज मंच पर आए। और साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगी भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी को। सर प्लीज बुके और मोमेंटो देकर हमारे अतिथियों का स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। ये बनारस शहर है, ये जिंदा दिली के लिए जाना जाता है और इस जिंदा दिली को बरकरार रखिए। मैं मंच पर मेरी सहयोगी क्राइम ब्यूरो हेड मिताली चंदोला को भी बुलाऊंगी। आप दोनों मेहमानों का हमारे सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी सम्मानित कर रहे हैं बुके और मोमेंटो देकर। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दोनों मेहमानों का स्वागत करेंगे। सीपी बनारस मोहित अग्रवाल जी और एडीजी वाराणसी जोन पीयूष मोडिया जी का स्वागत करते हुए भारत एक्सप्रेस के सीएमडी श्री उपेंद्र राय जी। तो जैसा कि हमने जिक्र किया, कानून व्यवस्था को नियंत्रित करना, उससे सुचारू रूप से चलाना बनारस में एक बहुत बड़ा चुनौती है, बहुत बड़ा चैलेंज है और इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं मोहित अग्रवाल जी, पीयूष मोडिया जी। क्या कुछ दिक्कतें सामने निकल कर आती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरी सहयोगी मिताली चंदोला इस सेशन को होस्ट करेंगी। मिताली, ओवर टू यू। थैंक यू स्वाति। काशी की जब भी बात आती है तो एकदम से दिल गदगद हो जाता है क्योंकि सांस्कृतिक राजधानी है और साथ में पीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लॉ एंड ऑर्डर को भी मतलब मेंटेन करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो पहले मैं सभी बनारस पुलिस को और वाराणसी जोन के तमाम पुलिस कर्मियों को बोलना चाहूँगी, जय हिंद भारत एक्सप्रेस की तरफ से आप सब लोगों को। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है और बहुत बड़ा चैलेंज है, सांस्कृतिक राजधानी है, साथ में यहाँ पे स्पिरिचुअल टूरिज्म भी बहुत है, फॉरेनर्स आते हैं और देश के हर कोने से लोग आते हैं। तो किस तरीके से आप ये पूरी कानून व्यवस्था को मेंटेन करते हैं? नहीं, बिल्कुल बनारस जो है, चाहे धार्मिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हम देखें तो प्रतिदिन यहाँ पर 1 से 2 लाख श्रद्धालु और पर्यटक हमारे बनारस में आते हैं। केवल हमारे देश से ही नहीं, विदेशों से भी यहाँ लोग आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है, तो हमारे लिए एक चुनौती रहती है कि जो भी लोग यहाँ पर आएँ, एक ऐसी छवि लेकर के जाएं, पॉजिटिव छवि, कि जब अपने प्रदेश में जाएं, अपने ज़िले में जाएं, तो यहाँ के बारे में अच्छी बातें करें और यहाँ पर जो नई चीज़ वो देखें, अच्छी चीज़ देखें, उसको अपने ज़िले में वो इम्प्लीमेंट करें। इस तरह का हमारा ध्येय रहता है। इसीलिए हम अपने पुलिसकर्मियों की लगातार सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग, कि किस तरह से जो पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनको किस तरह से सुगम दर्शन मंदिर में कराएं। जो हमारे यहाँ के जो घाट हैं उन पर किस तरह पेट्रोलिंग हो, कि ताकि जो महिलाएं वहाँ पर निर्भीक होकर के रात में भी घाटों पर घूम सकें। और जैसा आप लोग देखते होंगे, यहाँ पर रात के 12 बजे 2 बजे भी महिलाएं घाटों के आसपास, मंदिर के आसपास घूमती रहती हैं, निडर होकर के घूमती रहती हैं। दूसरी समस्या यहाँ पर जो एक चैलेंज के रूप में रहती है ट्रैफिक की, क्योंकि बनारस एक पुराना ज़िला है, छोटी छोटी पतली पतली सकरी गलियों का ज़िला है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। तो ये ट्रैफिक मैनेजमेंट भी अपने आप में एक चुनौती रहती है कि कहीं पर भी ट्रैफिक जाम न होने पाए। इसके लिए हम लोगों ने बहुत से उपाय यहाँ पर किए हैं। जैसे यहाँ पर ई रिक्शा चलती थी, उनके पहले रूट्स निर्धारित नहीं थे, जिसके कारण वो घाटों के आसपास और मंदिर के आसपास भारी संख्या में एकत्रित हो जाते थे और वहाँ पर जाम की समस्या रहती थी। अब उनके रूट निर्धारित हो गए हैं। अतिक्रमण एक बहुत बड़ी समस्या थी।
हम लोगों ने पिछले 3 महीने में अतिक्रमण पर बहुत अधिक काम किया है और शहर की सड़कें जो पहले सक्रिय हो गई थीं अब चौड़ी चौड़ी दिख रही हैं और आम जनता को काफ़ी राहत इसको लेकर के हुई है। इसके अलावा जहाँ तक क्राइम फ्रंट है और महिला सुरक्षा, ये हमारी जो है प्राथमिकताओं में रहती है। इसके लिए हम लोग लगातार फुट पेट्रोलिंग, एंटी रोमियो स्क्वाड और पिंक बूथ ये हम लोगों ने बनाए हैं। हर थाने पर हम लोगों ने महिला हेल्प डेस्क बनाया है ताकि महिलाएं अगर अपनी कोई कंप्लेंट थाने पर जाकर के देना चाहें तो उनको किसी पुरुष से बात नहीं करनी है, महिला ही उनकी बात को सुनेगी, तो निसंकोच वो अपनी बात को कह सकती है। स्कूलों में, कॉलेजेज में जाकर के हम लोग बच्चियों के लिए जागरूकता प्रोग्राम चला रहे हैं। जो उनके लिए नए कानून बने हैं, जो अभी नए कानून पास हुए हैं, उसमें उनके लिए क्या कुछ है, क्या हमारी हेल्पलाइन नंबर है, जैसे 10 नंबर है, 112 नंबर है, ये सारी बातें हम लोग बच्चों को बताते हैं ताकि वो निडर होकर के अपनी बात को कह सकें। सर, यहाँ पर हम पूरे डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और जब पुलिस विभाग की बात आती है तो सारे इक्विपमेंट, सारी चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस की जा रही है और माननीय गृह मंत्री भी नए नए सेशंस को जो है ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी को भी ला रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि अब मैंने देखा है जो डिजिटल दर्शन और डिजिटली प्रसाद भेजना, ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं और यहाँ इस चीज़ के साथ साथ मैं कहूँगी कि डिजिटल स्कैम, साइबर फ्रॉड, ये भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और बनारस में काफी ज्यादा केसेस आ रहे हैं साइबर क्राइम के। तो इस चीज को किस तरीके से डील किया जा रहा है और आपकी पुलिस कितनी मुस्तैद है और क्या क्या ट्रेनिंग्स आपके द्वारा दी जा रही हैं कि इस तरीके के साइबर क्राइम पर आप लोग अंकुश लगा सकें? देखिए, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, पुलिस के लिए भी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। क्रिमिनल्स को अपराध करने के नए नए तरीके उनको मिल रहे हैं और हम लोग लगातार अपने जो पुलिसकर्मी हैं उनको टेक्निकली अपडेट कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं। हमारे यहाँ एक साइबर थाना, मतलब सरकार ने हर जिले में एक साइबर थाना खोला है। बनारस में भी एक साइबर थाना पुलिस लाइन में चलता है जिसमें जितने भी साइबर क्राइम से रिलेटेड केसेस हैं वहाँ रजिस्टर होते हैं और उसमें जो साइबर हमारे एक्सपर्ट्स हैं जिनकी ट्रेनिंग हुई है, ऐसे हमने पुलिसकर्मी वहाँ पर तैनात किए हैं। पिछले अगर 6-7 महीने की बात की जाए तो कई केसेस बनारस में भी साइबर क्राइम के हुए जिसमें महिलाओं को डिजिटली अरेस्ट कर लिया गया और महिलाओं ने कई लाखों में रुपया, मतलब एक महिला ने 3 करोड़ रुपया साइबर क्रिमिनल को डिजिटली अरेस्ट करके ट्रांसफ़र कर दिया। हम लोगों ने पूरी टीम लगाई इसमें और उस महिला का करीब 90 लाख रुपया एटलीस्ट हम लोग उनका होल्ड कर पाए और उसको वापस दिलाया। बचा हुआ पैसा अभी भी प्रोसेस में है जिसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं वापस हो जाए। 16 क्रिमिनल्स भिन्न भिन्न प्रदेशों से हमने उस केस में पकड़े। कुल मिला के 3 करोड़ से अधिक पैसा हम साइबर क्रिमिनल्स ने जो ठगा था हम वापस करा चुके हैं। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिससे बचाव का एकमात्र उपाय अवेयरनेस है और जितना अधिक हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे, इसमें मेरा आप लोगों से भी अपील रहेगा अपने चैनल के माध्यम से जनता को जागरूक करें कि ये डिजिटल अरेस्ट और जो वर्चुअल थाने के नाम पर ठगी हो रही है, तो लोगों को बताने की ज़रूरत है कि अभी पुलिस में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ कोई वर्चुअल थाना नहीं चलता है, ऑनलाइन थाना नहीं चलता है और कोई डिजिटल अरेस्ट का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। यदि इस तरह की कोई कॉल आती है उनके पास या कोई इस तरह से उनको ठगने का प्रयास करता है तो तत्काल पुलिस को 112 नंबर पे या अन्य जो साइबर क्राइम का नंबर है 1090 उस पर तत्काल सूचित करें। ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जाएगी। अगर इस साल का डेटा हम कलेक्ट करें तो हम लोगों ने 150 से अधिक साइबर क्रिमिनल्स इस साल में पकड़े हैं और पहली बार हम लोगों ने बनारस में ये चालू किया है कि साइबर क्रिमिनल्स की हिस्ट्री सीट्स हम लोग खोल रहे हैं ताकि ऐसे लोग जब जेल से छूटें
तो वो पुलिस की निगरानी में हो और पुनः वो साइबर क्राइम में अगर लिप्त होते हैं तो उन पर हम लोग कार्रवाई कर सकें। यहाँ पर मेरे ऑनरेबल सीएमडी भी मौजूद हैं और वो दिल और आत्मा से ट्रू जर्नलिस्ट हैं, तो क्वेश्चन उनके मन में भी काफी होंगे। ओवर टू यू सर। सीपी साहब से एक सवाल यह है कि एक नया वर्ड, चूंकि मैंने तो सुना था लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, कि डिजिटल अरेस्ट, और दूसरी बात है कि जिस तरीके से नए इनोवेटिव क्राइम्स हो रहे हैं उसको हैंडल करने के लिए पुलिस फोर्स का भी बेहद पोलाइट होना जरूरी है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि आम आदमी थानों में जाने से घबराता है क्योंकि उसको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि पुलिस फोर्स जो वहाँ होती है चूंकि काम का दबाव बहुत ज़्यादा होता है। एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिसकी आबादी लगभग 25 करोड़ है, ऐसे में जितना मौजूदा पुलिस फोर्स होनी चाहिए उसकी कमी है। इसको खुले मन से मुख्यमंत्री भी स्वीकार करते हैं, आप लोग भी स्वीकार करते हैं, मीडिया पर्सन होने के नाते मैं भी स्वीकार करता हूं, दबाव तो है। लेकिन जिस तरह की चीजें घट रही हैं, जैसे पहली बात तो कि डिजिटल अरेस्ट क्या है, यहाँ बैठे लोगों को बताइए, ताकि लाइव हम लोग जा रहे हैं, सारा प्रोग्राम लाइव चल रहा है, सोशल मीडिया पे भी लाइव है, इस समय हम लोग टेलीविजन चैनल पे भी लाइव हैं। तो एक डिजिटल नया शब्द है, इसको डिफाइन किया जाए। और दूसरा कि बनारस जैसे विश्व राजधानी का दर्जा बनारस दिया जाता है, पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी है काशी, उसका पुलिस कमिश्नर होने का सौभाग्य सर आपको मिला है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने पुलिस वालों को पोलाइट बनाने के लिए, हम्बल बनाने के लिए आप क्या कभी क्लास लेते हैं या कभी कहते हैं कि भाई थाना आने के लिए आदमी को सोचना ना पड़े, उसको अपना परिचय, अपना पूरा बायोडाटा ना देना पड़े, जब जरूरत हो वो थाना आ सके और एक तरीके से अपनी समस्या को कह सके। और आज एडीजी साहब सामने बैठे हैं, इनकी भी तारीफ करना चाहूंगा कि एक दिन एक कैंसर पीड़ित बच्चे को आपने एक दिन का एडीजी बनाया था। मेरे एक अमेरिका में मैंने रहने वाले दोस्त ने मुझे वो वीडियो भेजा था, यहाँ से मुझे नहीं पता चला, फिर मैंने आपको फोन किया, मुझे ये लगा कि जोन में तो आपने शुरुआत की है। सीपी साहब से मैं पूछ रहा हूं कि बनारस शहर के अंदर लोगों को पोलाइट और जवाबदेह और रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए और डिजिटल अरेस्ट और इनोवेटिव क्राइम को रोकने के लिए आप कैसे शिक्षित कर रहे हैं? ठीक है, एक एक करके आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा। पहला सवाल आपने पूछा डिजिटल अरेस्ट। देखिए, ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो लोगों को टारगेट करते हैं, कई तरीकों से टारगेट करते हैं। एक तरीका उसमें से ये है कि वो कहते हैं कि आपने एक पार्सल भेजा था या आपके पास एक पार्सल आ रहा था और उस पार्सल में ड्रग्स पाई गई है और आप ड्रग्स में के कारोबार में लिप्त हैं और हम एनसीबी नारकोटिक्स ब्यूरो से बोल रहे हैं, नारकोटिक्स ब्यूरो से, और अपने को वो एसीपी या कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर बताते हुए उनसे कहते हैं कि एक वो प्रायः जो है उनको वीडियो कॉल पे बुलाते हैं और वीडियो कॉल पे बुला करके एक फर्जी डिजिटल वो थाना दिखाते हैं कि वो रियल में थाने पर एक ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि रियल में कोई थाना वहाँ पर खुला हुआ है और वहाँ से वो बताते हैं कि मैं एसीपी नारकोटिक्स ब्यूरो बोल रहा हूँ, या कभी कभी अपने को एसीपी दिल्ली पुलिस भी बता देते हैं और इस तरह से उनको हिप्नोटाइज कर देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को लगने लगता है कि सही में ये कोई पुलिस ऑफिसर बोल रहा है। फिर वो उनको ये गुमराह करते हैं कि वैसे तो आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट है, हमारी टीम कभी भी आकर के आपको अरेस्ट कर सकती है, लेकिन हम आपको अरेस्ट ना करके डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। डिजिटली अरेस्ट मतलब आप हमारे सीधे संवाद में रहिए, आप घर से बाहर नहीं निकलेंगी, किसी से आप बात नहीं करेंगी और आपके अकाउंट में जितना पैसा है उसको इस अकाउंट में, वो आरबीआई का अकाउंट बताकर कि आरबीआई के अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दीजिए, जो एक्चुअल में उनका अपना पर्सनल अकाउंट होता है, फर्जी अकाउंट। और यदि जांच में सबको सही पाया जाएगा तो आपका पैसा वापस हो जाएगा। इस तरह से उनको गुमराह करते हैं और इसमें कई लोग, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अभी मैंने सुना था लखनऊ में एक बहुत सीनियर डॉक्टर डिजिटल अरेस्ट की शिकार हो गई। हमारे यहाँ अभी बनारस में 2 दिन पुरानी घटना है, 35 लाख रुपया डिजिटल अरेस्ट होकर के उन्होंने दे दिया। घर में उनके पति हैं, बच्चे हैं, उनको भी वो नहीं बताई कि इस तरह का उनके साथ चल रहा है। कमरे में बंद होकर के उन्होंने कह दिया आप कमरे से बाहर नहीं निकलेंगी, किसी से बात नहीं करेंगी, आप जो है डिजिटली अरेस्ट हैं और अगर आप बताएंगी तो हमारी टीम आकर के आपको अरेस्ट कर लेगी।
इस तरह से वो उनको बेवकूफ़ बना करके डिजिटली, इसको डिजिटल अरेस्ट हम बोल रहे हैं कि घर के अंदर ही कैद हो जाना, अपने ही घर में, और किसी से बात न करना। ये डिजिटल अरेस्ट का कॉन्सेप्ट है जो कि एकदम फर्जी है और इसके बहकावे में किसी को नहीं आना चाहिए। इस तरह का अभी पुलिस में, हमारे कानून में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। और जो भी लोग पैसा आरबीआई में ट्रांसफर करने की बात करते हैं वो सब फर्जी हैं, कभी भी इस तरह का पैसा ट्रांसफर ना करें। दूसरा सवाल आपका था कि किस तरह से पोलाइट बिहेवियर लोग, हमारे पुलिसकर्मी करें कि लोगों को थाने आने में डर ना लगे, किसी से कहलवाना ना पड़े। ये दो चीजें हैं। तो इसके लिए हम लोग मल्टीपल तरीके से प्रयास कर रहे हैं। पहली चीज तो हमने ये की है कि हर थाने पर जो हेल्प डेस्क, मतलब जो कंप्लेनेंट पहले मिलेगा तो महिलाओं से मिलेगा, मतलब महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति कर दी है वहां पर। उनको पुलिस कर्मियों से नहीं मिलना होगा। तो उसका नॉर्मली ये माना जाता है महिलाएं थोड़ा पुरुषों के मुकाबले उनका जो बोलचाल का तरीका है वो थोड़ा सा पोलाइट होता है, वो थोड़ा सिंपैथेटिक होती हैं। तो एक हमने ये अपनाया है। दूसरा, पुलिस कर्मियों को लगातार इस बारे में ब्रीफिंग और ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से उनको बिहेव करना है। उनको पब्लिक को अपना कस्टमर समझ करके, जैसे उनको हम ये बताते हैं कि यदि कोई दुकान पे कोई कस्टमर जाता है तो दुकानदार कस्टमर को जिस तरह से उसके साथ बिहेव करता है कि भाई इसी तरह से जो पब्लिक हमारे पास मिलने आ रही है, हमारी तनख्वाह हमें सरकार क्यों दे रही है? उस पब्लिक की सेवा करने के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अगर सोचे तो ऑटोमेटिकली जो है वो पोलाइट हो जाएगा। दूसरी चीज, हम उससे ये समझाने का प्रयास करते हैं कि वो ये सोचे कि जो व्यक्ति थाने पर आया है वो उसका हो सकता है घर का भी सदस्य, कभी उसको जाने की जरूरत थाने पर पड़ सकती है। तो उस समय वो किस तरह का व्यवहार उस थाने से एक्सपेक्ट करेगा, वैसा ही व्यवहार वो उस मतलब जो व्यक्ति वहां पर विक्टिम पहुंचा है या एप्लीकेंट पहुंचा है उसके साथ करे। इस तरह का भाव हम उनमें पैदा करने की कोशिश करते हैं। मंदिर में जो लोग लगे हैं उनका भी हमने एक ट्रेनिंग सेशन भी कराया था। इसमें हम लोग कुछ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग कराते हैं, उनकी भी मदद ले रहे हैं। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या हमने बढ़ाई है फील्ड में। जैसे हमने कई चौराहे ट्रैफिक के महिला पुलिसकर्मियों के जिम्मे सौंप दिए हैं। वहां पर ट्रैफिक पुलिस में नॉर्मली आपने महिला पुलिस को ड्यूटी करते नहीं देखा होगा, लेकिन बनारस में प्रयोग के रूप में हमने कुछ चौराहों पर महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई है, ताकि चौराहे पर भी अगर कहीं पर कोई अराजकता हो रही है तो लड़कियां प्रायः पुलिसकर्मी के पास जाने से डरती हैं। तो वो वहां पर अगर महिला पुलिसकर्मी खड़ी होगी तो वो अपनी बात को जाकर के तत्काल वहां पर कहेंगी। इसके अलावा तमाम हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कॉन्टैक्ट लेस पुलिसिंग हो जाए, जिसमें कंप्लेनेंट को पुलिस के पास आना ही ना पड़े। इसके लिए आपने सुना होगा 112 नंबर है, IGRS का सिस्टम हम लोगों ने बनाया है, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम शासन का चल रहा है। ऑनलाइन आप कंप्लेंट कर दीजिए, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। एक हमारी ऑनलाइन ऐप चलती है, यूपी कॉप ऐप, उस ऐप के माध्यम से भी आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी की जा रही हैं जो, जैसे पहले बैंकों में पैसा निकालने के लिए जाना पड़ता था, अब हल्के हल्के अब आपको जाना ही नहीं पड़ता, आप अपना घर बैठे पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं, ATM से जाके पैसा निकाल लेते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में पुलिसिंग भी पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस हो जाए और घर बैठे ही आपकी सारी कंप्लेंट दर्ज हो जाए, घर बैठे ही आपका बयान हो जाए। इस तरह के मोड में भी पुलिस हल्के हल्के बढ़ रही है और ट्रेनिंग साथ में चली रही है हमारी। तो ये तो हमने बनारस की बात करी, अब मैं बनारस के जोन की बात करना चाहूंगी, क्योंकि अगर हम इस पूरे जोन की बात करें तो बनारस के लिए कहा जाता है बनारस तेरे रंग हजार। वैसे अगर मैं जुर्म की दुनिया की बात करूं तो जुर्म की दुनिया के भी अतरंगी रंग हैं और रंग हैं हजार।
और जब बात आती है इस पूरे जोन की तो यहाँ पर हर फ्लेवर ऑफ क्राइम भी देखने को मिलता है। मेरा सवाल एडीजी साहब से है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कोल का भी जो है अच्छा खासा काम है, और मिर्ज़ापुर की बात करूँ, मैं जौनपुर की बात करूँ, जिसमें तो यही आता है कि पर डे अगर निकाला जाए एक मर्डर या किडनैपिंग, इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं। और यूपी के सरजमी पे एक वर्ड है भुकाली, तो यहाँ पे एक वर्चस्व की लड़ाई रहती है, लैंड से रिलेटेड कई सारे केसेस रहते हैं, और गांव के सीधे साधे लोगों को कई बार ठग लिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए क्या रेमेडीज ली जा रही हैं? क्योंकि आपकी सबसे बड़ी खासियत बताना चाहूंगी एडीजी साहब की, ये पुलिसिंग करते हैं विद एम्पैथी, और इनका ट्रीट करने का अंदाज भी बिल्कुल अलग रहता है, कई बार सख्त भी हो जाते हैं। तो किस तरीके से सर ये वाला क्राइम आप शांति से कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं, विशेष तौर पर उपेंद्र जी को, कि आपने आज यहाँ बनारस में इस कार्यक्रम को आयोजित किया और उसमें पुलिस अधिकारियों को भी बुलवाया। हमारे जोन में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। परेशानी यह है कि कुछ दिनों पहले मेरे पास फ़ोन आया, पिछले दिनों में मेरे अनेकों मित्रों के फ़ोन आए कि आपके जोन में मिर्ज़ापुर आता है, तो वो हम जाकर देखना चाहते हैं। कि उन्होंने वेब सीरीज़ देख ली और सोचते हैं कि वेब सीरीज़ में जिस प्रकार के अपराध दिखाए गए हैं वैसा ही मिर्ज़ापुर है, जबकि कुछ नाम कालांतर में उनमें नेगेटिव कनोटेशन पैदा हो गया। जौनपुर, मिर्ज़ापुर, कुछ शब्द ऐसे, कुछ नाम ऐसे हैं जो जब वो जहन में आते हैं तो वो, और वेब सीरीज ने उस नाम को रख लिया, कहानी अपनी बनाई, और उस कहानी के आधार पर संभवतः आपने सोचा, अब जैसा भी आपने कहा कि रोजाना मर्डर होते हैं, ऐसा नहीं है। प्राय जब इस प्रकार के अपराध होते हैं, तो मैं पिछले लगभग 8 महीने से इस जोन में मौजूद हूं और मैंने देखा कि आपसी विवाद, भाइयों का, जमीन से संबंधित झगड़ा, इस प्रकार की घटना की वजह कभी कभार घटती है। और चूंकि जनपद बहुत सारे हैं, 9 जनपद हैं जोन में, बनारस के अलावा जो जोन है उसमें 9 जिले हैं, आजमगढ़, बलिया, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोई। इन सब में जब आप जाकर देखते हैं, और अपने उन दोस्तों को भी मैंने कहा कि आप चल के देखो, संभवतः आप भी जब आए थे आपने कहा था कि मैं मिर्ज़ापुर जाके देखना चाहती हूँ कि अपराध कैसा होता है, क्योंकि वेब सीरीज हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, और पर वो कहानी है। फिक्शन में और फैक्ट में बड़ा अंतर है। हमारे आपके जैसे सामान्य लोग वहाँ रहते हैं, जब जाएं तो वैसे ही शहर में एक बाजार मिलेगा अच्छा सा। अब आजकल प्रत्येक जो मार्केट हम कहते हैं एरिया, उसमें हर प्रकार के शोरूम होते हैं, लोग आते हैं, जाते हैं, सामान खरीदते हैं। गांव में जाते हैं तो गांव में वर्तमान में जो हमारे शासन ने व्यवस्थाएं की हैं, बिजली हमेशा आती है, सड़कें पक्की बनी हुई हैं, लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। इन सभी में डिविएंट्स के रूप में, जैसे कि हमारे समाज में जो अच्छे और बुरे लोगों का अनुपात है, प्रोपोर्शन है, उसमें वो विभिन्न शहरों में, विभिन्न प्रोफेशंस में, तो ऐसे कभी कभी लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते अपराध कारित करते हैं। हमारी व्यवस्था जो है वो इस प्रकार है कि जब अपराध घटे तो पुलिस जानकारी होते ही उस अपराध के अनावरण की पूरी चेष्टा करे, प्रयास करे, जल्द से अपराध का अनावरण करे। और इससे अलावा प्रोएक्टिव पुलिसिंग इस प्रकार की हो कि कोई अपराध कारित करने में सफल ना हो पाए। जैसा कि अभी हमारे सीपी सर ने बताया कि हम वर्कशॉप्स करा रहे हैं अपने पुलिस कर्मियों के लिए कि वे अपराध का अनावरण कर पाएं, साथ ही उन्हें अपराध कारित होने से पहले ही गांव में भेज रहे हैं, पंचायत भवनों में, स्कूलों में, कॉलेजों में जाकर उनसे प्रशिक्षित करा रहे हैं, अन्य लोगों को जानकारी प्रदान करा रहे हैं, जिससे कि अपराध घटित हो ना पाए। जैसे कि साइबर क्राइम के बारे में आपने बताया, यदि प्रत्येक स्कूल के बच्चे को हम बता देते हैं कि भाई अपने घर में माँ बाप को जाके, पिताजी माताजी को, अभिभावकों को बताना कि ओटीपी कोई फोन पे मांगे नहीं देना है,
तो ये जो स्कूलों के बच्चे हैं ये घर जाके बताते हैं, जैसा कि अभी यहाँ वर्कशॉप्स के दौरान और सोशल मीडिया पे बनारस कमिश्नरेट में सीपी साहब ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं कि लोगों तक ये बात पहुंच जाए, हर माध्यम का इस्तेमाल किया जाए, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे अखबार हो, चाहे हमारे स्कूलों में जाकर जो प्रेजेंटेशन देते हैं एसीपीज और इंस्पेक्टर्स, थानाध्यक्ष, थाने के लोग, वे अपनी वार्ता के माध्यम से बताएं कि लोग ये गलती ना करें। तो हम प्रिवेंशन भी करना चाहते हैं, मान लो अपराध कारित हो जाए तो डिटेक्शन भी करना चाहते हैं, समय से हो पाए, लोगों के पास जाकर उन्हें हम पहले से बताएं कि भाई आप किन किन प्रिकॉशंस को लें, बावजूद इसकी यदि घटना घट जाए तो हमारे थाने पर आएं, और थाने में आने के पश्चात जानकारी मिलती, हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे, पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रयास करेंगे कि आपके अपराध का अनावरण हो, अपराधी गिरफ्तार हो, उसके विरुद्ध कार्रवाई हो, और भविष्य में पुनः उस प्रकार का अपराध वो कारित ना कर पाए। आपने कोयले के बारे में कहा, माइनिंग हो, विभिन्न प्रकार के जो अन्य अपराध होते हैं उनसे संबंधित वो हो, जब कभी अपराध कारित हो, ऑर्गेनाइज क्राइम हो, तो बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग भी उस पर वार कर पाएं और ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर पाएं, उनके ऐसे सिस्टम्स बना पाएं कि कोई व्यक्ति इस प्रकार अपराध करने में सफल ना हो, फर्जी तरीके से अवैध ट्रकों में भरकर सामान चोरी कर कर माइनिंग का सामान, कोयले इत्यादि कहीं ना ले जाने पाए। जब कभी हमें जानकारी प्राप्त होती है किसी भी माध्यम से तो हम तुरंत एफआईआर दर्ज कर उसमें कार्रवाई करते हैं। फिर भी पिछले दिनों में हमने देखा कि कुछ जो है प्रक्रियाओं को समझने के लिए हमारी टीम को लंबे समय तक लगाना पड़ता है, वो भी प्रयास हमने सोनभद्र मिर्जापुर में काफ़ी किया है। इस क्रम में कई एफआईआर दर्ज हुई, कई सारे लोग गिरफ्तार किए गए, और पिछले दिनों में कुछ जो माइनिंग के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अंदर के जो लोग हैं, कार्यरत लोग हैं, जिनकी कनाइवेंस होती हैं, उनकी भी गिरफ्तारियां हमारी एजेंसीज द्वारा की गई। सर यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट सवाल आता है और मैं इसमें अपने सीएमडी साहब को भी इन्वॉल्व करूंगी। सर आप खुद गाजीपुर से हैं और वहाँ पर मैंने देखा है उस इलाके में बोट के द्वारा बड़ी तस्करी होती है और मतलब बिहार से टच करते हैं और मतलब भारी मात्रा में शराब का आदान प्रदान होता है। और सर आपसे भी मैं ये कि और किस तरीके से आप जो है गाजीपुर इलाके के, क्योंकि उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो एक तो मेरा ये क्वेश्चन है, बाकी दूसरा क्वेश्चन ओवर टू यू। बेसिक सवाल ये है कि अब चूंकि बनारस जोन के एडीजी होने के नाते और चूंकि बनारस खुद अब कमिश्नरेट में कन्वर्ट हो चुका है, तो बनारस को एक वर्ल्ड मैप पे लाने का एक अच्छा प्रयास भी सरकार का था। और उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों जितने कमिश्नरेट बनाए उसकी बिल्कुल तारीफ की जानी चाहिए। और अर्बनाइजेशन जिस तरह से बढ़ा है, लेकिन उसके साथ साथ जो सी ग्रेड की सिटीज़ हैं, जो जैसे गाजीपुर को मैं जैसे ए बी बनाया जाए तो उसमें सी कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि अभी डेवलपिंग जिला है। और मैं गाजीपुर से आता हूं, मेरा बचपन 10वीं क्लास तक गांव से ही गुजरा है। हम लोग साइकिल चला के पढ़ने जाते थे, तब की बात अलग थी। तब अलग अलग जो है माफिया गिरोह भी थे, अलग अलग दल भी थे, और तब रेल के और जो है कोल के ठेकों के लिए अलग अलग तरह की, यहाँ तक कि पीडब्ल्यूडी के ठेकों के लिए भी बोली लगती थी और बाहुबली उसको अपने तरीके से करते थे। लेकिन अब वो सारी चीज़ें लगभग समाप्त हो गई हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में मुझे लगता है कि माफिया पूरी तरह से अब निकल चुका है। अब जो क्राइम है उनका रूप प्रारूप भी धीरे धीरे बदल रहा है, और जो नया निकल के आया है जिस पे सीपी साहब ने काफ़ी प्रकाश डाला वो है एक तरीके से साइबर फ्रॉड। तो इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि जो इन जिलों में, जो जोन में जैसे गाजीपुर पड़ता है, जौनपुर पड़ता है, मिर्जापुर पड़ता है, सोनभद्र पड़ता है, मुझे लगता है कि बलिया शायद अब आजमगढ़ में चला गया है, वो भी इसी जोन में है। इसी जोन में है। तो इन सब जिलों में आम तौर पर साइबर फ्रॉड की किस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है? क्योंकि जो एक जिला है वहाँ पे झारखंड में जहाँ पर सबसे ज़्यादा फिशिंग होती है और सबसे ज़्यादा इस तरह से लोग इसके शिकार होते हैं, उस पर एक सीरीज भी आई है जामताड़ा
नाम से, उसको यहाँ बैठे सभी लोगों ने देखा होगा। नेटफ्लिक्स पे बड़ी कमाल की सीरीज है और गांव के लोग बड़े भोले भाले होते हैं और उनको क्या होता है कि जो सीरियल अपने घरों में बैठ के देखते हैं, इन सीरियलों ने आम आदमी की उम्मीदों को बड़ा परवान चढ़ाया है। हर आदमी एक बहुत ही बेहतर जीवन स्तर चाहता है और बेहतर जीवन स्तर की तलाश उन्हें बेहतर से बेहतर लालच की तरफ ले जाती है। तो इस तरह की घटनाओं के लिए जिलों में या तहसीलों में, ब्लॉकों में जो थाने हैं, उस पर क्या कुछ किया गया है, कैसे उसको हैंडल डील करने की चीजें डेवलप की गई हैं, इस पे थोड़ा बताएं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अपराधी हैं, जामतारा हो, मेवात का इलाका है राजस्थान में, अलवर के पास में, वहाँ कुछ ऐसे पॉकेट्स बन गए जहाँ से अपराधी बड़े पकड़े गए हैं, साइबर क्राइम जो करते थे। तो ये बताना चाहता हूँ कि फर्ज कीजिए कि हम पीछे शासन ने मिशन शक्ति इत्यादि जो कार्यक्रम चलाए, उनमें महिलाओं को भी गांव में भेजकर गांव की महिलाओं को समझा, हमारी महिला पुलिस कर्मियों को भी भेजा गया कि वो गांव की महिलाओं को बताएं। वहां जाकर अन्य जो हमारे बीट कांस्टेबल हैं वो जाते हैं, जगह जगह पंचायत भवन में, गांव के स्कूल में बैठकर गांव के सारे लोगों को इकट्ठा करके उनको उदाहरण देते हुए ये बताते हैं कि भाई किस प्रकार के अपराध घटते हैं। जहां पर बहुत ही सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता होती है उन्हें समझाने के लिए, वहाँ उस सिंप्लीफिकेशन को भी किया जाता है। जैसे कि जब डिजिटल अरेस्ट की हम बात कर रहे थे, वहाँ जाकर हमारे पुलिसकर्मी जिन्हें पहले से प्रशिक्षित किया गया है, वे लोग जाते हैं, जाने के बाद बताते हैं कि भाई आपके घर में आप जब बैठे हो, आपने अचानक से आपके पास एक टेलीफोन आया और फ़ोन पे उस व्यक्ति ने आपको कहा कि आपके विरुद्ध बहुत बड़ी जांच चल रही है, आपने जो लोन लिया था उसमें एम्बेजलमेंट हुआ, उसमें काफ़ी सारा पैसा जो है आपने जो है गलत तरीके से उसको सरकारी पैसे को अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिया, जबकि आपने नहीं किया है। तो कहते हैं इसकी जांच तो बाद में होगी, मगर जब तक हम आपसे बात कर रहे हैं आप टेलीफोन पे बने रहेंगे। गांव वाले व्यक्ति को वो यहाँ तक कह देते हैं, महाराष्ट्र के गाँव में कई बार ऐसा हुआ, जो कहते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो अभी अपने कमरे में बैठे हुए, वो हम लगातार देख रहे हैं, इसलिए टेलीफोन रखना मत। अब सबसे पहले जाओ, अंदर जाओ, उस कमरे जहाँ भी कहीं पासबुक पड़ी है अपने निकाल के लाओ, अकाउंट नंबर बोलो अपना। उसके बाद थोड़ी देर बाद उससे पूछेंगे ओटीपी क्या है। लगातार वो व्यक्ति इतना घबरा जाता है, इतना कंफ्यूजन में आ जाता है, उसे लगता है वास्तव में लोग मुझे देख रहे हैं और अभी मुझे कुछ नहीं करना है, बंद रहना, यहाँ से बाहर नहीं जाना और मैं मॉनिटर किया जा रहा हूँ लगातार। तो गांव का व्यक्ति हो, उसको भी आजकल ये बातें समझ में आने लगी हैं कि जब आप कोई सामान बेचते हैं OLX पर, तो जो व्यक्ति पैसा जिसने देना है वो कोड स्कैन करता है, जिसने लेना है वो नहीं स्कैन करता। पीछे कई सारे ऐसे फ्रॉड हुए जब समझिए किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन कोई सामान बेचना है, उसने बेचना है, तो किसी अन्य ने कहा, अपराधी ने कहा जितना ये पैसा चाहा, तो उससे कहीं ज्यादा बताया। तुम्हें आपने अपेक्षा की थी 16,000 रुपए में आपका घर का सोफा बिकेगा, उसने कहा मैं तुम्हें 35,000 रुपए दूंगा, तो ये तुरंत राजी हो जाता है। तो जैसे ही राजी हो जाता है तो उसके राजी होने वाले उस मोमेंट का फायदा उठाकर, क्योंकि वो प्रसन्न है, उसके ज्यादा पैसा उसे मिल रहा है, तो सामने से कोड आता है कि अच्छा हम 30,000 देंगे, आपको एक QR कोड भेज रहे हैं, इसे स्कैन कर दो। वो तुरंत से स्कैन कर देता है। स्कैन करने पर पैसा जो कि उसके पास उसके पास आना था, वो आने के बजाय उसके खाते से चला जाता है। तब वो दूसरा सवाल करता है, वो कहता है कि लगता है गलती हो गई है, ऐसा करो दोबारा मैं भेज रहा हूँ, दोबारा करो। वो कहता है मेरे तो खाते से पैसा चला गया, या जब तक समझ पाता है तब तक वो दोबारा भी 15,000 का टेस्टिंग के नाम पर अपने खाते से पैसा भेज देता है। तो छोटी छोटी बातें उस तरह से बतानी पड़ती है, जैसे छोटे बच्चे को जो कंप्यूटर सीखना चाहता है, उसे अगर बताएं कि MS वर्ड कैसे सीखना है, तो पहले बताना पड़ता है बेटा वो जो स्विच बोर्ड दिखाई दे रहा है दीवार पर, जाके उस खटके को ऑन कर दो। उसके बाद ये जो काला सा बटन दिखा रहा है, इसे उंगली से दबाओ, अब तुम्हारा कंप्यूटर चालू हो गया।
अब जो गोला घूम रहा है, मतलब इतना सिंप्लीफाई करने की आवश्यकता जहां पड़ती है वहां उतना ही उस तरीके से समझाया जाए, और ये काम हमारे पुलिसकर्मी आज की तारीख में गांव-गांव में जाकर कर रहे हैं। एक सवाल सीपी साहब से और है मेरा कि बनारस में अब करीब 7 करोड़ से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, जिसमें फॉरेनर्स का भी काफ़ी अच्छा योगदान है। और चूंकि बनारस जैसे यरूशलेम 3 धर्मों का केंद्र है, लेकिन बड़ा संघर्षपूर्ण रहा। हमारा बनारस ऐसा है कि बड़ा शांतिपूर्ण रहा, जहाँ पे बौद्ध धर्म भी है, जैन भी है और हमारा हिंदू सनातन धर्म भी है। यहाँ जो है जैन धर्म के 4 तीर्थंकर पैदा हुए, पार्श्वनाथ जी यहाँ पैदा हुए। और जो फॉरेनर आते हैं उनको डील करने के लिए, जैसे हमारे अपने लोगों को डील करने के लिए जितनी संजीदगी और संवेदनशीलता की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा संवेदनशीलता की ज़रूरत उन फॉरेनर्स को डील करने की है। लैंग्वेज बैरियर भी है। ये कितनी बड़ी चुनौती है बनारस पुलिस के लिए? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन ये पूछा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत विदेशी पर्यटक काफ़ी संख्या में बनारस में आते हैं, और हमारे देश की छवि, एक छोटी सी अगर घटना भी उनके साथ हो जाती है तो सोशल मीडिया आजकल इतना पावरफुल है, अगर किसी फॉरेनर ने सोशल मीडिया पर कोई नेगेटिव चीज ट्वीट कर दी हमारे बनारस के बारे में, तो हमारे सारे अच्छे कार्य जो हैं उसमें दब जाते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें हमारी छवि खराब होती है। इसलिए हमने बनारस में एक पर्यटक थाना यहाँ पर आरंभ किया है, और इस पर्यटक थाने में बहुत ही चुनिंदा लोगों को सेलेक्ट करके इसमें रखा गया है, जो हाईली टैलेंटेड हैं, सॉफ्ट स्किल में उनका जो बोलचाल का तरीका है बहुत ही सॉफ्ट है, और वो इंग्लिश को कम से कम अंग्रेजी समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। ऐसे लोगों को हमने तैनात किया है। इसके अलावा मंदिर में हमारे पास एक एडवांटेज है कि हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मंदिर में तैनात है, और पैरामिलिट्री फोर्सेस में केवल यूपी के लोग नहीं होते बल्कि ऑल ओवर इंडिया से लोग उसमें तैनात होते हैं, उनकी रिक्रूटमेंट होता है। हम उसमें ऐसे लोगों को चिन्हित कर लेते हैं कि जिन लोगों को जैसे तमिल भाषा आती हो, आंध्र प्रदेश की भाषा आती हो, महाराष्ट्र की आती हो, तो अन्य प्रदेशों के लोगों को भी वो उसमें मदद कर सके। इसके अलावा मंदिर प्रशासन की तरफ से भी इसमें कुछ हमारे लैंग्वेज असिस्टेंट होते हैं जो कि फ्रेंच बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं, या अन्य जो भाषाएं हैं उनको बोल सकते हैं। ऐसे लोगों को वहाँ पर हम लोग रखते हैं ताकि वो यदि किसी प्रॉब्लम में हैं तो उनकी बात को समझ के उसको हम लोग हैंडल कर सकें। और लगातार इस चीज़ की हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि जो हमारे विदेशी पर्यटक हैं उनके साथ किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं होने पाए। यदि उन्हें किसी तरह की समस्या आती है या उनके साथ कोई छोटा मोटा क्राइम भी कभी कभी हो जाता है तो उसको भी हम लोग बहुत गंभीरता से लेकर के वर्कआउट करते हैं। अभी मैंने देखा कि एक विदेशी पर्यटक ने ट्वीट किया है करीब 3 या 4 दिन पहले, जिसमें उसने लिखा है कि उसका जो है सामान कुछ चोरी हो गया था, तो नया पासपोर्ट बनाने के लिए पूरा उसने लिखा है किस तरह पुलिस ने उसकी मदद करी। वो थाने पर गया, फिर पुलिस ने जो है उसकी तुरंत जो है गुमशुदगी लिखी उसके बैग की कि ऐसे ऐसे इनका सामान बैग गया, और खुद पुलिस ने उसको ले जा करके उसका पासपोर्ट बनवाया। तो उसने इस चीज़ को ट्वीट किया, काफ़ी वायरल हुआ वो चीज़ जो है। और तो इस चीज़ को हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि जो पर्यटक आए वो उनको हम अपने मेहमान के रूप में ट्रीट करें और किसी भी तरह की उनकी दिक्कत ना आने दें। सर, यहाँ पर मेरा एक सवाल आप दोनों से ही है, क्योंकि मैं 2 महीने हो गए हैं पूरा बनारस जोन काशी मैंने अच्छे से देखा है, तो यहाँ पे जो मेरी आम जनता है उनसे काफ़ी बातचीत हुई है। तो कई बार ये देखने को मिलता है कि आम जनता के ग्रीवियंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। आपने बताया जैसे कि आप अपनी पुलिस को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, लेकिन कई बार बहुत बेरुखी का रवैया देखने को मिलता है। और आम जनता अगर आप लोगों के दरवाजे तक दस्तक दे दे तो उसकी समस्या सॉल्व हो जाती है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता और वो
जो उनकी पीड़ा है वहीं रह जाती है। और कई बारी क्या होता है, पॉलिटिकल प्रेशर भी इतना ज़्यादा होता है कि चीज़ें जो हैं मैनेज हो जाती हैं। तो पहला सवाल यही है कि आम जनता किस तरीके से आपको अप्रोच करे, और अगर आपको ये पता चलता है कि आपका कोई अधीनस्थ इस तरीके की हरकत कर रहा है तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, और जब पॉलिटिकल प्रेशर कई मामलों में आता है तो उस चीज़ को आप लोग किस तरीके से डील करते हैं? देखिए, जहाँ तक हम लोगों से मिलने का सवाल है कि गवर्नमेंट लेवल से सभी ऑफिसर्स के लिए निर्देश है कि वो प्रतिदिन अपने कार्यालय में 10 से 12 बजे तक उपलब्ध रहेंगे, और हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि सारे ऑफिसर्स उस समय, यद्यपि गवर्नमेंट का समय 12 बजे तक का है, लेकिन हमारे ऑफिसर 2 बजे तक वहाँ पर उपलब्ध रहते हैं, अनलेस अनटिल कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम जनपद में नहीं हो, कोई क्राइम नहीं हो। और अगर कोई क्राइम कहीं जाना भी पड़ता है, जैसे आज मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ, तो मैं अपने एक अधीनस्थ, अपने ये ज्वाइंट सीपी साहब को अपने कार्यालय में बैठा करके आया हूँ, ताकि यदि कोई व्यक्ति समस्या लेकर के वहाँ पर आए तो उनकी समस्या को सुना जा सके। तो आम जनता को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यदि उनकी बात थाना स्तर पर नहीं सुनी जा रही है, तो वो हमारे जो गजटेड ऑफिसर्स हैं, बनारस में तो अब चूंकि कमिश्नरेट बन गया है, कम से कम इस समय आज की डेट में 20 गजटेड अफसर्स यहाँ पर नियुक्त हैं, जिसमें से 12 आईपीएस ऑफिसर्स भी नियुक्त हैं। तो वो अपनी बात को जाकर के वहाँ पर कह सकते हैं और उसको गंभीरता से सुना जाता है, उसकी मॉनिटरिंग होती है, एक एक केस की मॉनिटरिंग होती है, और जैसे ही वो हमको कंप्लेंट देता है 10 मिनट के अंदर उसको एक मोबाइल फोन पर एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि आपकी ऐसे ऐसे एप्लीकेशन मिली है और इसकी जांच फलाने अधिकारी को दी गई है। ये उसको एक हम लोग ऑनलाइन व्यवस्था भी कर रखी है, कंप्यूटर में फीड करके उसको एक एसएमएस जाता है कि ताकि अगली बार जब वो पूछने आए कि मेरी कंप्लेंट पर क्या हुआ, तो तत्काल उसकी ट्रैकिंग हो सके, और उसको किस व्यक्ति से जाकर के मिलना है उसका नाम और टेलीफोन नंबर भी उसमें लिखा होता है। जहां तक आपने कहा पॉलिटिकल प्रेशर, मैं कहूंगा कि वर्तमान समय में कोई पॉलिटिकल प्रेशर किसी तरह का नहीं है, और जो पॉलिटिकल प्रेशर की बात करते हैं वो सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। कभी भी कोई भी व्यक्ति गलत काम के लिए, चाहे वो मंत्री हो, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, वो जनता की बात तो आपसे कहते हैं कि भाई इनका प्रकरण दिखवा लीजिएगा, ऐसे ऐसे मेरे पास आई है, लेकिन हमारे पुलिस कर्मियों को चाहिए कि अगर वो गलत व्यक्ति के लिए सिफारिश कर रहे हैं तो उस बात को उनको बताएं। अक्सर मेरे पास भी ऐसे मामले आते हैं जब उनको बता दिया जाता है कि जो व्यक्ति आपसे मिलने गया था ये व्यक्ति गलत है। तो कभी भी मेरे कैरियर में, 25 साल के कैरियर में, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी पॉलिटिशियन ने कहा हो कि नहीं वो गलत है फिर भी उसका काम आप करिए, ऐसा कभी नहीं होता। और तीसरा आपने कहा कि बहुत सारे लोग संतुष्ट नहीं होते। देखिए, पुलिस का वर्क एक ऐसा है कि जिसमें 100% सेटिस्फेक्शन लेवल कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि हमेशा 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष अपने को सही समझते हैं। जैसे जमीन का झगड़ा है, अब उस जमीन को एक पक्ष कहेगा मेरा है, एक पक्ष कहता है मेरा है। अब पुलिस राजस्व की मदद से जो भी निर्णय होता है, एक पक्ष को कब्जा दिलाती है तो दूसरा पक्ष निश्चित रूप से पुलिस से रुष्ट होता है कि पुलिस ने इसको इसकी मदद करी जो है। तो पुलिस तो कानून के हिसाब से चलती है, तो 100% सेटिस्फेक्शन नहीं पॉसिबल है, लेकिन हम लोग ये प्रयास करते हैं कि जो जिनका काम जेन्यून है वो लोग 100% सेटिस्फाई हो जाए। अपराधी या जो गलत व्यक्ति समाज में अजारक तत्व हैं जिनको हम जेल भेज रहे हैं वो तो संतुष्ट नहीं हो सकते हमसे, तो इसलिए मैं 100% का दावा नहीं करता हूं, लेकिन अगर 70%, 80% हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल जनता के बीच में है तो मैं समझता हूं कि ये अच्छी पुलिसिंग के उसमें गिना जाएगा। थैंक यू सर। यहाँ पर आपने बात करी है तो मैं, और भी मेरे पुलिसकर्मी यहाँ पर बैठे हैं, सारे भाई बंधु, ग्रेवयार्ड शिफ्ट बोला जाता है पुलिस डिपार्टमेंट की शिफ्ट को, 24/7 होती है। और यहाँ जितने भी, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी कर्मियों, पुलिस कर्मियों को दिखाएं, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, कई बार इनके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं छुट्टी को लेकर, कई बार ड्यूटी आवर्स बहुत हेक्टिक होते हैं, और कई बार तो मतलब एक डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन भी आता है। और ये आम जनता के साथ भी है, आम जनता हॉस्पिटल तक दस्तक दे देती है, घर वाले ट्रीट करते हैं। लेकिन जब आपके डिपार्टमेंट में इस
इस तरीके के केसेस आते हैं या केसेस नहीं भी आ रहे हैं तो भी आप डिपार्टमेंट की मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या काम कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, पुलिस का काम बहुत ही चैलेंजिंग है और ये 24 आवर्स का जॉब है। हम लोग जब आपको लगता है कि घर पे है, ऑफिसर इस समय घर पे है, तो आम जनता को तो लगता है कि वो घर पे है, लेकिन एक्चुअल में वो घर पे भी काम कर रहा होता है। हम लोगों का फोन 24 आवर्स ऑन रहता है। रात के 2 बजे भी कॉल आती है, 4 बजे भी कॉल आती है हम लोगों के पास, तब भी हम लोग अटेंड करते हैं, क्योंकि रात की कॉल बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। और कई बार ऐसा हुआ भी है हम लोगों के साथ में कि मैं कानपुर में नियुक्त था, आप लोगों को जानकारी होगी, बिकरू कांड हुआ, रात के 12 बज के करीब 35 मिनट पे मेरे पास कॉल आई और इतनी बड़ी घटना की खबर हमको मिली। तत्काल हम लोग मौके पर गए। तो इसलिए हम लोगों को 24 आवर्स करना पड़ता है। मॉर्निंग के समय रिपोर्टिंग हम लोगों को सीनियर ऑफिसर्स को, डीजीपी को देनी पड़ती है। सारे न्यूज पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं कि हमारे जिले में क्या हुआ है, जो हमको अपने चैनल से पता नहीं चला है, लेकिन मीडिया के माध्यम से हमको पता चलता है कि ऐसे ऐसे कोई क्राइम हो गया है या कुछ हो गया है। तो हम लोगों की वर्किंग 24 आवर्स की है। और पुलिसकर्मी जो हमारे हैं, जैसे अभी त्योहार चल रहे हैं, तो हमारे पुलिसकर्मियों के जो छुट्टियां हैं उस पर रोक लगी हुई है। थोड़े दिनों में, इससे पहले जब चुनाव चल रहे थे तब रोक लगी थी। तो ये एक स्ट्रेसफुल जॉब है। अब इसमें कैसे हम इनको मैनेज करा जाए, इसके लिए इन लोगों के भी हम लोग सेशंस करते हैं बीच बीच में। हर महीने एक हम पुलिसकर्मियों का सम्मेलन करते हैं, जिसमें पुलिसकर्मियों के जो ग्रीवांसेस होते हैं उसको सुना चाहता है। और जैसे ही लीन पीरियड आता है, जैसे अभी देव दीपावली हमारे यहाँ हो जाएगी, उसके बाद हम लोग काफी लीनियंसी के साथ पुलिसकर्मियों को बारी बारी से अवकाश भी देते हैं, उनकी काउंसलिंग भी कराते हैं। कई बार ऐसे केसेस आते हैं जिसमें हमारे पुलिसकर्मी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और आकर के रोने लगते हैं। कई ऐसे केसेस आते हैं, तो ऐसे केसेस में हम प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प लेते हैं, खुद भी काउंसलिंग करने का प्रयास करते हैं और ऐसे लोगों को लंबी छुट्टी पर भी भेजते हैं, उनके परिवार को भी सूचित करते हैं और एज ए फैमिली उनको ट्रीट करते हैं। कभी कभी हम लोग, एक बड़ा खाना हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है बड़े खाने का, जिसमें जो सीनियर मोस्ट अधिकारी, चाहे वो एडीजी स्तर का हो या जो छोटे जिले हैं उसमें एसएसपी रैंक के अधिकारी होते हैं, और जो सिपाही है, सब एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं, ताकि एक फैमिली वाली फीलिंग सब में आए, कि एक परिवार वाली फीलिंग। तो वो हम पूरे पुलिस को, जो कांस्टेबल से लेकर के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर है, सबको एज ए परिवार, एज ए फैमिली ट्रीट करते हैं, ताकि वो अपनी बात निसंकोच होकर के हम लोगों तक पहुंचा सकें और किसी भी तरह के डिप्रेशन से या किसी भी तरह के टेंशन से वो परेशान ना हो। और जब भी कोई जेन्यून काम में अगर कहीं वो फंसता है, तब हम उनको डिपार्टमेंटली भी उनका सपोर्ट करते हैं, उनको कहीं पर भी ये प्रयास करते हैं कि उनके कैरियर में किसी तरह का नुकसान ना होने पाए। आप सब सुरक्षित हैं क्योंकि एक जवान कहीं ना कहीं मुस्तैदी से तैनात है, तमाम तरह के चैलेंजेस जो है वो फेस करता है। और आज मेरे साथ जो है सीपी बनारस मौजूद थे। सर बहुत बहुत शुक्रिया। एडीजी साहब पीयूष मौर्या सर, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन दिखता है, स्ट्रिक्ट पुलिसिंग और जहाँ पर जरूरत हो वहाँ पर पूरी सिंपैथी और एम्पैथी भी। और आप सबको अब मैं, आप सवाल पूछना चाहते हैं? एक सवाल लेंगे जी, माइक भिजवाइए। शॉर्ट क्वेश्चन रखेंगे। मैम, जैसा कि सर ने कहा कि जो भी कानूनी व्यवस्था है, जो भी प्रोसेस है, सब ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, तो हम लोग कैसे पहचाने कि ये प्रोसेस ऑनलाइन में सरकार द्वारा की जा रही है या फिर ये फ्रॉड है? ये हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करें कि ये हम लोग का मतलब सरकारी द्वारा ही है? ये देखिए, आप दो चीजें जो मैंने बताया कि जो सरकारी चैनल हैं, एक IGRS इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, इसको आप अपने अगर गूगल पे टाइप करेंगे तो उसमें ये खुल के आएगी साइट जो है, और उसमें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपनी कंप्लेंट को उसमें दर्ज करा सकते हैं जो है।
दूसरा सिस्टम मैंने बताया, आप अपने मोबाइल में एक ऐप यूपी कॉप करके एक ऐप है, उसको आप प्ले स्टोर में जब जाएंगे तो उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें मल्टीपल मतलब करीब 27 सर्विसेज उसमें उपलब्ध हैं। जैसे आपको किसी थाने का टेलीफोन नंबर चाहिए तो आप उस ऐप के माध्यम से उस थाने का पूरे उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला सेलेक्ट कर लीजिए, उसके टेलीफोन नंबर आपको मिल जाएंगे। आपकी ऑनलाइन कंप्लेंट उसमें दर्ज हो जाएगी। आपको कोई कार्यक्रम करना है और आपको उसकी अनुमति चाहिए, उसके लिए भी आपको थाने जाने की जरूरत नहीं है। आप उस ऐप के माध्यम से अपनी उसमें अनुमति के लिए एप्लीकेशन अपलोड कर दीजिए। इसके अलावा उसमें बहुत अच्छी एक सुविधा उपलब्ध है। जैसे कभी कभी हम लोगों के साथ छोटी मोटी चीज हो जाती है, जैसे हमारा आधार कार्ड खो गया, हमारा बैंक की पासबुक खो गई, हमारा एटीएम कार्ड खो गया। अब हमको ये लगता है कि इसकी हम गुमशुदगी दर्ज करा दें ताकि कल को ये रहे, रिकॉर्ड रहे कि हमारा अगर कोई दुरुपयोग करता है तो हम बता सकें ऑलरेडी हमने पुलिस को कंप्लेंट कर रखी थी। तो ये सुविधा भी उस ऐप में उपलब्ध है कि आप ऑनलाइन गुमशुदगी दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए आपको उसकी ऑनलाइन रिसिप्ट आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर लेंगे और अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं कि मेरी ये आइटम मेरा खो गया है, और उसके लिए आपको कहीं थाने जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कभी कभी होता है कि आपको नया सिम इशू कराना है, तो वो लोग कहते हैं कि पहले आप जो है पुलिस की रिपोर्ट लेकर के आइए कि आपका सिम खो गया है। तो इसके लिए आपको थाने जाने की जरूरत नहीं है, उस ऐप के माध्यम से आप ये सब कर सकते हैं। तो ये दो माध्यम मैंने आपको बताया, एक IGRS और दूसरा माध्यम बताया यूपी कॉप ऐप, और तीसरा एक टेलीफोन नंबर भी है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076-1076। जैसे बहुत सारे हमारे गांव के लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, और वो लोग ये सब ऐप वगैरह यूज नहीं करना जानते हैं, इवन वो IGRS में भी अपनी एप्लीकेशन टाइप नहीं कर सकते हैं। उन लोगों के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधा चालू की है कि वो सिर्फ 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर अपनी बात को बता दें। वहां पर ऑपरेटर बैठा होता है, उनकी बात को वो खुद ही टाइप कर लेता है और वो IGRS में कन्वर्ट, मतलब उनकी कंप्लेंट में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी जांच हो जाती है। तो अभी ये 3 ऑफिशियल मेथड्स हैं जिनके माध्यम से आप अपनी ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। अन्य जो माध्यम अगर चल रहे हैं वो हो सकता है कि फर्जी हो। एक सवाल मैं पीयूष मोडिया साहब से लूंगा। तो मैं 1 अगस्त से 4 अगस्त में अपने गांव गया था, तो उस दौरान गांव के कुछ मसलों को लेके गाजीपुर के जो SP हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने पूछा कि बनारस कमिश्नरेट बनने के बाद और जोन बनने के बाद जो है ADG जोन का बनारस मतलब गाजीपुर आना हुआ कि नहीं हुआ इधर बीच। तो उन्होंने कहा कि हमारे ADG साहब का काम करने का तरीका ऐसा है कि उनके अंडर में हम जितने SP हैं हम बहुत ही जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हम लोगों को एक तरीके से समझिए कि छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं, और उनका ये स्नेहिल भाव हम लोगों को ऐसी जिम्मेदारी देता है कि हमें लगता है कि हम जितना कर सकते हैं उससे 10 कदम आगे बढ़ के करें। तो आज 2 महानुभाव जो हमारे सामने बैठे हैं, दोनों बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं। बनारस में आपके आने के बाद और बनारस जोन का ADG बनने के बाद मुझे लगता है कि जो मैं अभी देख रहा था, नेट पे पढ़ रहा था कि अपराध लगभग शून्य सा हो गया है। इसके पीछे कहीं ना कहीं आप लोगों का मोटिवेशन होगा, लेकिन सवाल मोडिया साहब के लिए है कि आपके सारे SSP आपके इतने मुरीद कैसे बने? ऐसा जादू क्या किया आपने अपने अफसरों पर कि वो इतना फ्री महसूस करते हैं? काम का इतना दबाव आप देते हैं, फिर भी काम का दबाव उनके ऊपर नहीं दिखता है। यहाँ तक कि SSP ने कहा कि वो इतना ज़्यादा सपोर्टिव हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, पुलिस की कुछ इंटरनल बातें हैं। तो वो क्या बात है जो आपके सारे SSP आपके इतने मुरीद बने हुए हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, संयोग ऐसा है कि मेरे पास जितने SPs हैं सब बहुत ही योग्य हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसी कोई कमी उनके कार्य में है नहीं जिसके मुझे आपत्ति करनी पड़े। और जहाँ तक मेरे जनपदों में जाने का सवाल है, मैं तकरीबन सभी जनपदों में हर हफ्ते 7 दिन में से 3 दिन तो किसी न किसी जनपद का भ्रमण हो ही जाता है। जनपद से मतलब सीधे वहाँ की पुलिस लाइन नहीं है, बल्कि
कोई उस शहर का भी, उस जिले का भी, दूर का थाना, थाने के आसपास का गांव, लोगों से मिलना। पुलिस की नौकरी में एक खास बात यह है कि रोजाना अपने कार्य को करते हुए आप भांति भांति के लोगों से मिलते हो। मिलने का जो ये मौका है, ये हर सेवा में नहीं मिल पाता। जितना संभवतः पत्रकारों को मिलता है अथवा पुलिस को मिलता है, उतना काफ़ी सारे लोगों को नहीं मिल पाता। तो मैं भी जाता रहता हूँ और यदा कदा जब मुझे महसूस होता है किसी प्रकरण में अपनी तरफ से कुछ सुझाव देने का या निर्देश देने का, वो भी देता हूँ। पर आजकल जितने हमारे पुलिसकर्मी आ रहे हैं, नए बैचेस के मैंने देखे, आप देखिए पहले के मुकाबले अब हमारे सब इंस्पेक्टर्स बीटेक किए हुए, एमएससी किए हुए, मास्टर्स किए हुए, कांस्टेबल्स, पोस्ट ग्रेजुएट, तो ये लोग जो अब इस नए परिवेश में आगे बढ़ते हैं तो बड़े संवेदनशील, मैंने देखा है कि अधिकांश लोग बहुत संवेदनशील हैं भी, सेवा भावना लेकर आते हैं। कुछ अन्य लोग जिनमें भावना नहीं होती, वो भी अपने आसपास वाले लोगों को देखकर उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, सीखने लग जाते हैं। महिला पुलिसकर्मियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। जब महिलाएं थाने में आती हैं, महिला पुलिसकर्मी, अब देखिए जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में, कॉलेज में या को एजुकेशन, अगर गर्ल स्टूडेंट्स भी साथ में पढ़ती हैं तो बॉयज का व्यवहार और बेहतर हो जाता है। और ऐसे ही महिला पुलिसकर्मियों के आने से भी हमारे थानों के कल्चर में बड़ा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है, सुधार हुआ है। गाली गलौच नहीं कोई करता, तरीके से बात करते हैं। महिलाएं तो खैर हेल्प डेस्क में जब आते हैं तो ये, जैसा कि शुरुआत में सीपी साहब ने भी कहा, कि ज़्यादा काइंड हार्टेड होती हैं। अक्सर यही हमने देखा है, और वो संवेदनशीलता जो उनसे अपेक्षित है पुलिसकर्मियों से, वो महिलाओं में ज़्यादा होती है। तो हमारे अन्य पुलिसकर्मी भी उसे ग्रहण कर लेते हैं। आपका बड़ा अच्छा सा यहाँ पर जो भारत एक्सप्रेस के साथ में आपने लिखा हुआ है, सत्य, साहस, समर्पण, मैं देख रहा था, सोच रहा था कि तकरीबन यही सब बातें पुलिस पर भी उतनी लागू होती हैं। सेवा और संवेदना भी इन्हीं शब्दों में शामिल है। तो ये हम चाहते हैं हमारे सारे पुलिसकर्मी पूरे प्रतिबद्धता के साथ करते रहें, कर रहे हैं। उन एसपी ने मेरे लिए कुछ अच्छा कहा, तो ये उनका बड़ापन है, और हम सभी मिलकर एक टीम जैसे काम कर रहे हैं, भविष्य में भी करते रहेंगे। जी, राजेंद्र कुमार दुबे, सचिव वाराणसी विकास समिति। सीपी साहब से एक सवाल है छोटा सा, कि वाराणसी जहां इतनी संख्या में देश विदेश से पर्यटक आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, मेहमान आते हैं, ट्रैफिक बड़ी चुनौती है। इसको कैसे आप देखते हैं और किस तरह से इसका स्थायी हल होगा? थैंक यू। देखिए, आप प्रोग्राम में थोड़ा लेट आए हैं। मुझे लगता है इस बिंदु पर हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ट्रैफिक के पर पिछले दिनों में बहुत काम हुआ है। पिछले 6 महीने में आपने देखा होगा कि 6 महीने पहले जो ट्रैफिक की स्थिति थी और जो आज ट्रैफिक की स्थिति है, वो काफ़ी सुधर चुकी है। हमारे यहाँ जो ट्रैफिक जाम की समस्या थी, उसका एक बहुत बड़ा कारण जो ई रिक्शा अत्यधिक संख्या में चलने लगे थे। 29,000 ई रिक्शा यहाँ पर चलते थे, और ज़्यादातर वो ई रिक्शा घाटों के आसपास या काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास ही रहने का प्रयास करते थे। तो एक तो हमने उसका रूट निर्धारित कर दिया है, तो एक पर्टिकुलर रूट पर ई रिक्शा की संख्या कम हुई है, जिससे कि काफ़ी हद तक जाम खत्म हुआ। दूसरा, हमने अतिक्रमण, जो सड़कें हमारी हैं ये लोगों के चलने के लिए हैं, यहाँ पर बाजार नहीं लगने चाहिए। तो जितने भी ये लोगों ने दुकानें आगे बढ़ा ली थी, लोग वहाँ पर अपने स्टॉल लगा लिए थे, ठेले लगा लिए थे, इनको सबको हटाया गया है। इसके अलावा यहाँ पार्किंग कल्चर, सड़कों पर ही लोग गाड़ी पार्क कर देते थे, तो 4 क्रेन इस समय हमारी चल रही हैं। और इसके अलावा व्हील क्लैंप, जो गाड़ियों में क्लैंप लगा देते हैं अगर गलत पार्किंग करते हैं, उसका भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट किया। अब लोगों ने सड़कों पर गाड़ियां पार्क करना कम की हैं। इसके अलावा हम लोग जो अन्य विभाग हैं, जैसे नगर निगम है, बनारस डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनके साथ भी हम लोग हर 15 दिन में एक बैठक कर रहे हैं, जिसमें सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर के, फ्लाईओवर को लेकर के,
आगे की योजनाओं को लेकर के उसमें डिस्कशन होता है और बहुत जल्दी कुछ नए फ्लाईओवर आपको शहर में देखने को मिलेंगे और जब वो फ्लाईओवर बन जाएंगे तो जो रही बच्ची खुशी जो ट्रैफिक की समस्या है वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। वैसे कहा जाए तो अभी बनारस की जो गलियां हैं वो उतनी तंग भी नहीं रही हैं और ट्रैफिक मैनेजमेंट सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से देखा इस सेशन में सबसे ज्यादा अहम मुद्दा था साइबर क्राइम के लिए, तो मैं भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क की तरफ से आप सबको और अपने दर्शकों को बोलना चाहूंगी, इंटरनेट नेवर फॉरगिव्स एंड नेवर फॉरगेट्स। और आप और हम साइबर एरा में जी रहे हैं और पुलिस मुस्तैदी से तैनात है, अपना काम कर रही है और आपकी हेल्प भी करेगी। लेकिन आप जुर्म से जब बच सकते हैं जब आप सब लोग खुद अलर्ट रहें, थोड़े से ज्ञान ले लीजिए, अलर्ट रहिए और इनिशियल स्टेज इन्वेस्टिगेशन आप सब लोग खुद ही शुरू कर दीजिए। मैं अब अपने जो मेन अतिथि हैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगी।